A very good afternoon to all students. So my today's session is for genome second year. So my today's topic is spinal cord injury. So spinal cord injury, first let's understand what is spinal cord and its anatomy. So ये नॉर्मल एनाटमी है ब्रेन की, जिसमें सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और ये पोर्शन इसमें है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होके और जो यहाँ से स्टार्ट होती है और जो लास्ट में जो लंबर वर्टिब्रा होती है हमारी, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। बेसिकली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी हम बोलते हैं, उसमें 33 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स होती है उसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं, ठीक है। 33 बोन्स हैं दैट आर वर्टिब्रास। ये क्या करती है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है वर्टिब्रास, और इसके बीच में यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये वाली है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स है, ये वाली दोनों ये, और ये बीच में इसमें स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो कि स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? ये सेंसरी और मोटर टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो सेंसरी मीन्स कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल्स को लेके आती हैं, जैसे येलो में दिख रही हैं, और मोटर जो होती हैं वो सिग्नल्स को वापस लेके जाती हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके रीजन्स हैं, ठीक है। जो नेक से स्टार्ट होती है, ये सर्वाइकल होती हैं, C1 to C7, तो 7 नेक की होती हैं, ये वाली हैं, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक रीजन, थोरेसिक में रीजन मीन्स ये जो चेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे इसमें 12 बोन्स होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रास होती हैं, ये वाली। देन उसके बाद आती है लंबर वर्टिब्रास, ओके। सो लंबर वर्टिब्रास ये हैं, लंबर वर्टिब्रास 5 होती हैं। उसके बाद सैक्रल आते हैं, सबसे नीचे वाला रीजन, उसमें 5 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। फिर कॉकिक्स होता है, उसमें 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। तो टोटल 33 बोन्स होती हैं, 7 सर्वाइकल और 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉकिक्स, ओके। तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मोटर और सेंसरी नर्व्स को कैरी करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है हमारी, जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सब कंट्रोल होता है। ये एक और डायग्राम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये वाली स्पाइनल कॉर्ड्स है, स्पाइनल कॉर्ड्स देख रहे हो, और इसमें ये स्पाइनल वर्टिब्रास है जो ब्लू से मैंने एरो किया अभी, ये वाली बीच वाली स्पाइनल कॉर्ड होती है, इससे नर्व्स निकल रही हैं। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये इसके अंदर जो मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और फिर वापस सिग्नल्स को वापस लेके जाती हैं। सेंसरी लेके आएंगी और मोटर नर्व्स वापस लेके जाती हैं सिग्नल्स को। ये एक और स्मॉल सेक्शन है वर्टिब्रा का, ठीक है। ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें ये डिस्क होती है, डिस्क मीन्स एक तरीके से ये बोन्स होती है, ठीक है। ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड बीच वाली है, ये वाली वर्टिब्रा है, ठीक है। ये वाली ये बोन होती है जो, ये इसमें यहाँ से जो पेडिकल्स हो रही हैं, पेडिकल से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं दोनों साइड से, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में एक ग्रे और वाइट मैटर होता है, ठीक है। ग्रे और वाइट मैटर, ये है वाइट मैटर ये वाला रीजन है, ग्रे मैटर वाइट नीचे वाला है, और ये ब्लैक वाला ये ग्रे मैटर, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है कि ये जो वर्टिब्रा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में वाइट और जो ग्रे मैटर है, इसका एक फंक्शन। सो ग्रे मैटर में सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है। सेंसरी मीन्स जो सेंसेशन मीन्स जो सेंस करती हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे हमें अगर हमारा हाथ बाय चांस कि अगर वहाँ पे हमें किसी गर्म चीज़ से टच हो गया, तो वो सेंसरी मीन्स कुछ उन्होंने सेंस किया, और फिर सेंस करने के बाद फिर वापस उसको हमें हाथ को हटाना है। ये कैसे हमें ये सिग्नल, सेंसरी नर्व सिग्नल्स लेके गई, और फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया उसमें, और फिर मोटर नर्व्स ने क्या किया, उसको हटा दिया। तो ये ग्रे मैटर में सेंसरी और वाइट नर्व्स होती हैं। वाइट मैटर्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स का मीन्स है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स वो एरिया होते हैं जिसमें क्या होती हैं, जो जो ब्रेन से जो नर्व्स आ रही हैं, और जो इसमें ब्रेन्स की नर्व्स के साथ इसको कनेक्ट करता है, ठीक है, वाइट मैटर। ग्रे मैटर में तो मोटर सेंसरी नर्व्स होती हैं, और वाइट मैटर जो होता है वो मेनली ज़्यादा पोर्शन होता है, ठीक है। तो
वाइट मैटर में क्या होता है, कुछ फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, फैट जो कि क्या करते हैं, मेनली जो नर्व्स होती हैं उनको ये इंसुलेट करने का फंक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें सिग्नल्स को कैरी करने की पावर होती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी सब्सटेंस होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, वो सारे वाइट मैटर में होते हैं, ये मेनली ज़्यादा पोर्शन होता है, और जो ग्रे मैटर होता है इसमें मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डैमेज होता है, इज अ स्पाइनल डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ फंक्शन सच एज मोबिलिटी और फीडिंग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक डैमेज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जो मीन्स की वर्टिब्रास में, जिसकी वजह से जो होते हैं, जो वर्टिब्रास का फंक्शन होता है सपोर्ट करना और मोटर और सेंसरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना, तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेनली जो इंजरी होती है वो सर्वाइकल जो नेक वाला रीजन है वहाँ पे, और लंबर वर्टिब्रा जो नीचे लोअर बैक वाला रीजन है वहाँ पे होती है। 2 इंजरीज कॉमन होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कॉजेज हमें जैसे पता है, मेनली 35% केसेस में एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, 24% केसेस में वायलेंस की वजह से होते हैं, 22% केसेस में फॉल्स की वजह से, और 8% स्पोर्ट्स इंजरी। और इसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स, अभी किस किस को, कौन कौन लोग ज़्यादा प्रोन है इस इंजरी के लिए, तो मेल सेक्स में, और एजेस बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी होता है, या फिर और हैवी लिफ्टिंग ज़्यादा इस एज में करते हैं लोग, तो उस वजह से भी होता है, या और मीनोपोजल वुमेंस में भी ये होता है आफ्टर मीनोपोज के बाद, क्योंकि तब क्या होता है कि कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उन फीमेल्स ज़्यादा रिस्क में होती हैं कि उनकी जो बोन्स वीक होती हैं तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो कंप्लीट मीन्स कि कंप्लीट इंजरी मीन्स तो उसमें बोथ साइड बॉडी के इफेक्ट होगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट अगेन 4 टाइप्स की डिवाइड किया है, ये डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितना अफेक्ट किया इंजरी ने, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का भी मैं एक सेक्शन दिखाऊंगी, उसमें पता चलेगा। तो इनकम्प्लीट अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड की है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम और पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। ये इसके पार्ट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उसके अकॉर्डिंग ये इंजरी होती है। सो फर्स्ट इंजरी है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मीन जिसमें टोटल फंक्शन लॉस हो जा रहा है, ठीक है, जिसे मोटर और सेंसरी दोनों ही फंक्शन लॉस हो जाते हैं। जैसे थोरेसिक इंजरी होती है, थोरेसिक पार्ट मेनली बीच वाला रीजन होता है, चेस्ट वाला। तो इसमें इंजरी होने से क्या है, ना सिर्फ आर्म्स में या फिर चेस्ट वाले एरिया में इफेक्ट होगा, बल्कि इस वजह से क्या होगा, लोअर रीजन, लो बैक में भी पेन होगा, लेग्स में, टोज़ में, पेल्विक वाले एरिया में। तो पेशेंट को ऑल ओवर बॉडी के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है, यहाँ फिंगर्स में, टोज़ में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होगा, बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगा, और बॉवल एंड ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगी। तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मीन्स इसमें इंजरी तो है, लेकिन कुछ फंक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के वो रिमेन होते हैं, मतलब कुछ फंक्शन लॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इसके टाइप्स हैं, अगेन डिवाइड किया था, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम एंड पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। तो फर्स्ट है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मोटर फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि इसकी वजह से जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंट को मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा बॉडी का, ठीक है। मेनली हैंड्स अफेक्ट होंगे, हैंड्स और लेग में अफेक्ट होगा, ठीक है। मेनली ये प्रॉब्लम कौन कौन से किस किस में होती है, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, या फिर कि जिनको स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। स्पॉन्डिलाइसिस एक तरीके से जिसमें कि बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है, उसमें होता है। देन अब सेकंड है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम मीन्स ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ये वाले रीजन्स होते हैं, तो ये मेनली इसकी वजह से भी मोटर फंक्शंस तो लॉस होते हैं, पेशेंट को फ्लैक्शन इंजरीज हो जाएंगी, ठीक है। फ्लैक्शन इंजरीज मीन्स कि जैसे जिसमें वो अगर लेग को फ्लैक्स किया करेगा तो फिर उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और इस काइंड की जो इंजरी होती है इसकी वजह से बहुत रिकवरी बहुत कम होती है, कि बहुत पुअर रिकवरी है ऐसे केसेस में। देन इसके बाद थर्ड है ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। सो ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम है, इसमें नाम है। तो इस इंजरी में क्या हो रहा है कि
इप्सिलेटरल इंजरी, इप्सिलेटरल मोटर फंक्शन लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें इप्सिलेटरल मीन्स ओनली वन साइड, ये वाला रीज़न है जैसे, ठीक है, वन साइड है। तो इसमें भी पेशेंट को कॉन्ट्रालेटरल पेन होता है, वन साइड पेन होगा और पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो जाती हैं, गुड। लेकिन इसका प्रोग्नोसिस सही है एम्बुलेशन के लिए, मीन्स कि पेशेंट का, क्योंकि एक साइड है, पैरालिसिस है एक तरीके से इसमें, तो प्रोग्नोसिस इसमें फिर भी सही है। सो ये टाइप्स थे। अब उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ को हम कुछ टर्म से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये है, फर्स्ट है हेमीप्लेजिया। सो हेमीप्लेजिया मीन्स कि वन साइड बॉडी पैरालिसिस है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, एक साइड बॉडी में है। डाइप्लेजिया, डाइप्लेजिया का मतलब है कि 4 लिम्स क्या है इसमें अफेक्ट हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्री मतलब कि चारों लिम्स, इसमें लिम्स मीन दोनों हाथ और दोनों पैर इसमें अफेक्ट हैं, इसमें पैरालिसिस है। इसके बाद आता है मोनोप्लेजिया, ठीक है। सो मोनोप्लेजिया ओनली वन लिम्ब इसमें इन्वॉल्व होती है। ट्राइप्लेजिया तीनों लिम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी इंजरी है? हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स वन साइड से पैरालिसिस, डाइप्लेजिया में सिर्फ 2 लिम्स, या तो वो अपर की होंगी या लोअर लिम्स होंगी। क्वाड्रिप्लेजिया में क्वाड्री मीन्स 4 होता है, तो 4 लिम्स इसमें अफेक्ट होंगी। उसके बाद है मोनोप्लेजिया और ट्राइप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मीन्स ओनली वन लिम्ब इसमें अफेक्ट होती है। ट्राइप्लेजिया 3 लिम्स आर इन्वॉल्व, यूजुअली ये तो बोथ हैंड्स या फिर 1 लेग, या बोथ लेग्स या 1 हैंड। देन इसके बाद है ये, जैसे देखो सर्वाइकल इंजरी। अगर सर्वाइकल इंजरी है, C4 में ये मेनली होता है, C4 में होती है इंजरी, तो इसकी वजह से टेट्राप्लेजिया होता है। जैसे पेशेंट को देखो, चारों लिम्स इन्वॉल्व इसमें। और अगर सर्वाइकल के C4 और C6 ये 2 रीजन्स होते हैं वर्टिब्रा के जहाँ में इंजरी मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। तो क्योंकि बीच वाला पोर्शन है, तो इसमें प्रोन होता है कि कंप्रेस हो सकता है, ये अपनी जगह से मिसप्लेस हो सकता है। तो C4 और C6 है, दोनों की वजह से टेट्राप्लेजिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। टेट्राप्लेजिया होने का मतलब है कि ना सिर्फ सर्वाइकल रीजन है, तो ना सिर्फ ये अपर बैक इन्वॉल्व होगा, इसमें लोअर बैक भी इन्वॉल्व हो जाएगी, पूरी बॉडी में पैरालिसिस है। उसके बाद थोरेसिक हो गया है। देन उसके बाद लंबर, 2 रीज़न मैंने बोला था, सर्वाइकल और लंबर रीजन्स जो होते हैं, इसमें इंजरीज़ बहुत कॉमन होती हैं। तो लंबर वर्टिब्रास का है रीज़न ये L1 में इंजरी होती है, पैराप्लेजिया होता है। मेनली पेशेंट को लोअर बैक से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसका बाउल ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। और लेग्स में एक सेंसेशन लॉस हो जाएगा, नमनेस होगी, ठीक है। और थोरेसिक में T6 रीजन होता है, जिसकी वजह से पैराप्लेजिया हो जाता है। अब है साइनम सिम्टम। तो साइनम सिम्टम मेनली इंजरी से रिलेटेड ही आते हैं, मेनली होते हैं जिसमें ब्रीदिंग, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग हो जाती है, बैक पेन होता है, प्रेशर होता है नेक में, हेड में और बैक में, वीकनेस, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, बॉडी में नमनेस की सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सेंसेशन और लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ ब्लडर एंड बाउल कंट्रोल एंड डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड वॉकिंग, मसल स्पाजम्स, ओके। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कैसे कंफर्म करते हैं किस रीज़न में इंजरी है, तो उसके लिए है एक्सरे, स्पाइनल टैपिंग या माइलोग्राफी जिसमें बोलते हैं। माइलोग्राफी इमीडिएट रहेगा नर्व्स की ग्राफी, ठीक है। नर्व का विजुअलाइजेशन करते हैं कि किस रीजन में, किस नर्व्स में कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है या फिर कोई नर्व डिस्क की वजह से वो दब जाती है, ठीक है। तो माइलोग्राफी में हम क्या करते हैं, माइलोग्राफी मीन्स विजुअलाइजेशन करते हैं। कैसे? जैसे इसमें स्पाइनल टैपिंग करते हैं। स्पाइनल टैप मीन्स कि एक नीडल हम इंसर्ट करते हैं स्पाइनल कैनाल में और वहाँ पे फिर हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं। कॉन्ट्रास्ट किस लिए? जिससे कि वो नर्व इजीली विजुअलाइज हो जाए। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि किस रीजन में इंजरी है। ये है इसका एक स्पाइनल टैपिंग। CT स्कैन है, MRI है, ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। एक्सरे फिल्म, स्पाइनल टैपिंग या माइलोग्राफी एंड CT स्कैन एंड MRI। इसके बाद मैनेजमेंट में हम इसमें एडिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए देते हैं क्योंकि डिस्क अपनी जगह से प्रोलैप्स है, तो इसकी वजह से उसने
से नर्व को कंप्रेस किया होगा तो पेशेंट को क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वहाँ पे हो जाएगी, तो पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, उस रीज़न में। तो ऐसे कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, सर्वाइकल कॉलर देते हैं हेड को इमोबिलाइज करने के लिए। अगर सर्वाइकल इंजरी है तो सर्वाइकल कॉलर, क्योंकि अगर कोई बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है तो उसको फर्दर इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोन को इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर लंबर रीजन में है तो जो बैक वाली बेल्ट होती है वो भी वेयर करते हैं पेशेंट, बैक को इमोबिलाइज करने के लिए, बैक सपोर्ट के लिए। और उसके बाद है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट है कि तो अगर नर्व या फिर डिस्क अपनी जगह से प्रोलैप्स हुई है तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन इसका एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। सर्जिकल डिकम्प्रेशन का मतलब है कि जो चीज़ अपनी जगह से रिप्लेस हो गई है या जिस डिस्क ने दूसरी नर्व्स को कंप्रेस किया है उस नर्व को रिलीज़ करने के लिए, मीन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क को अपनी जगह में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके साथ ही एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन करते हैं विद ब्रेस या कास्ट से। ये ब्रेस या कास्ट एक तरीके से जिससे सर्वाइकल कॉलर है वैसे एक पूरा सपोर्ट के लिए होता है, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रहे, बैंड ना हो और फर्दर इंजरी ना हो। इसके बाद है इसके कॉम्प्लिकेशंस। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टाइमली अगर वो ट्रीट ना हो तो उसके वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्फ्लेक्सिया और स्पाइनल शॉक में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्फ्लेक्सिया का मतलब है कि जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो मेनली हमारी कंट्रोल करती है बॉडी में, ठीक है, जिसे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ और ही फंक्शन करने लगती है, जैसे हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगा, बीपी एकदम से राइज हो जाएगा, ठीक है, बाउल और ब्लडर में कंट्रोल नहीं रह पाएगा पेशेंट का। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिसरिफ्लेक्सिया के, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। स्पाइनल शॉक में पेशेंट जा सकता है, स्पाइनल शॉक में जाएगा तो एकदम से बीपी डाउन हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है इसका, जिसमें कि बॉडी और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए ओवर रिएक्ट करने लगती है। मीन्स कि जैसे अगर स्पाइनल डिस्क जो कॉर्ड है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, तो उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, उस चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट करेगी। कैसे, एकदम से वो पेन इतना ज़्यादा होता है तो बॉडी क्या करेगी, बीपी हाई कर देगी, रेज कर देगी, क्योंकि कंपनसेट करना है बॉडी को, तो एकदम से बीपी रेज हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, प्रेशर अल्सर पेशेंट को हो सकते हैं। ये अदर कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ऐसे जो स्पाइनल इंजरीज वाले पेशेंट्स होते हैं मेनली बेडरिडन होते हैं तो दे आर मोस्ट प्रोन फॉर प्रेशर अल्सर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स उसमें हो सकते हैं उनकी बॉडी में। कॉन्ट्रैक्चर्स मीन्स बॉडी में कंट्रक्चर्स मीन्स की बॉडी सिकुड़ने लगती है, मीन्स की जो नर्व्स होती है, स्किन होती है, वो उसमें मसल्स में शॉर्टनिंग होने लगती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट्स को, यूटीआईज भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैडर वॉल कंट्रोल नहीं है तो पेशेंट को ब्लैडर वॉल सेंसेशन नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है पेशेंट को। देन इसके बाद है इसके नर्सिंग केयर प्लान। सो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इसका यही है, तो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कॉमन है, तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इसका बनाते हैं रिस्क फॉर इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू कंप्लीट और मिक्स्ड लॉस ऑफ इंटरकॉस्टल मसल फंक्शन, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल मीन्स जो थोरेसिक रीजन्स में होती हैं, ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में अगर इंजरी हुई है तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होगी ही। मैंने आपको बताया था कि अगर थोरेसिक वर्टिब्रा में इंजरी है तो पेशेंट को कौन से पैरालिसिस होता है, टेट्राप्लेजिया, मीन्स कि अपर बॉडी में तो होगा ही, साथ में लोअर बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पेशेंट्स को इसके लिए क्या करना है, हमने रेस्पिरेटरी फंक्शंस को असेस करना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस को असेस करना है क्योंकि जो मेनली मैंने आपको बताया था C3 और C6 इंजरीज जो होती हैं सर्वाइकल की वो बहुत कॉमन होती हैं, तो C1 to C3 इंजरीज जो होती हैं वो मेनली रेस्पिरेटरी फंक्शन लॉस हो जाता है। अगर सर्वाइकल टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रास कितनी होती हैं, 7 होती हैं, तो उसमें से अगर C1 और C3 में इंजरी होती है तो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है, और अगर C4 C5 में हुई तो उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होते हैं वो भी उससे की वजह से भी क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। C1 C3 C4 और C5 यानी कि C1 से C5 इंजरी जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी फंक्शन उसमें लॉस हो सकता है, और इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना है। साथ में हमें ब्रेथ साउंड्स को स्कल्टेट करते हैं, जिससे कि अगर ब्रेथ साउंड जो होती है वो एब्सेंट है या फिर कम है तो इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है। इसके पीछे ये है कि अगर पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन होगा तो हाइपोवेंटिलेशन पेशेंट को
ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल वहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी थोरेसिक रीजन में इंजरी है तो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो फंक्शन नहीं करेंगी, जिस वजह से क्या होगा, जो सिक्रेशंस होंगे वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं हमने, तो सेक्रेशन एक्यूमुलेट होंगे तो ब्रीदिंग तो वैसे ही नहीं होगी, और पेशेंट को क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स भी वहाँ पे नहीं आएंगी। अगर इसलिए हमें एस्कल्टेट करना है साउंड्स को। स्किन कलर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, तो स्किन कलर कैसे हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस अगर बॉडी में दिखता है तो उसका मतलब है कि इसको रेस्पिरेटरी फेलियर होने वाला है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन या मसल स्पाज्म को भी हमने यहाँ पे देखना है, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब कि जो डायफ्राम वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक रीजन जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे नीचे डायफ्राम होती है। तो अगर इस रीजन में ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन ही हो जाता है, अगर यहाँ पे डिस्टेंशन है, इसका मतलब क्या है कि डायफ्रागमेटिक एक्सकर्शन हो रहा है, मीन्स कि डायफ्राम अपनी जगह से डायफ्राम में इंजरी होने की वजह से ये रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया। लंग्स की जो एक्सपेंशन की पावर होती है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग जब इन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जहाँ पे एरिया होता है डायफ्राम वाला वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमने, और एक पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, हेड को एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कफिंग में असिस्ट करना है, क्योंकि इस टाइप की जो इंजरीज होती है मेनली पेशेंट को क्या होता है, कफिंग प्रॉब्लम हो जाता है, वो इनहेल नहीं कर पाता अच्छे से, इनहेल एक्सेल नहीं कर पाता। ऐसे कंडीशन में कफिंग में हमें पेशेंट को असिस्ट करना है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो ईजिली जो सिक्रेशंस होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। क्वालिटी डॉक्यूमेंट करना है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है सिक्रेशंस की। इससे क्योंकि अगर कफ इनफेक्टिव है, तो हम सक्शनिंग, इसका मतलब क्या है कि कफ अगर उसको नहीं, वो इजीली नहीं निकाल पा रहा है सिक्रेशंस को, इसका मतलब हमें फिर देन सक्शनिंग करनी है। फ्लूइड्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जिससे क्या होगा कि फ्लूइड्स क्या करते हैं, एक तरीके से सिक्रेशंस को लिक्विफाई करते हैं, तो पेशेंट को हेल्प होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस इसका ये था, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू कंप्लीट और मिक्स लॉस ऑफ फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट इंटरवेंशन क्या है कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस को असेस करना है, ठीक है। और सेकंड था इसमें ब्रेथ साउंड्स को स्कल्टेट करना है, फिर स्किन कलर को ऑब्जर्व करना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी हमने देखना है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हम इसलिए देखेंगे क्योंकि डायफ्राम में भी क्या हो सकता है, डायफ्राम भी अपनी जगह से मिसप्लेस हो सकता है, मीन्स कि उसमें वो एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। एयरवे में पेटेंट करना है, कफिंग में पेशेंट को हेल्प करना है, डॉक्यूमेंट करना है जो भी सिक्रेशंस की क्वालिटी और क्वांटिटी है। देन फ्लूइड्स को हमें इनकरेज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है रिस्क फॉर ट्रॉमा, क्योंकि इसकी वजह से रिस्क है पेशेंट को कि वो और ट्रॉमा हो सकता है। मीन्स कि अगर क्या है, सर्वाइकल इंजरीज़ हो रखी हैं, ठीक है, उसको अगर वर्टिब्रल इंजरी हो रखी है तो उसकी वजह से उसको रिस्क है कि वो फॉल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटरवेंशन ये कि बेड रेस्ट और इमोबिलाइजेशन करना है। इमोबिलाइजेशन किस लिए, फर्दर इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, तो इसमें हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, हेलो ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, सर्वाइकल कॉलर्स का यूज़ करते हैं बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सेकंड है कि हमें क्या करना, सेकंड ये कि पेशेंट को कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन डिवाइसेस भी लग सकती हैं, वेल टोंग्स होती हैं जैसे ये, जिसकी वजह से फ्रैक्चर न हो पेशेंट को आगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमें, दीज डिवाइसेस आर यूज फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल फ्रैक्चर्स एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग द अर्ली एक्यूट फेज ऑफ इंजरी। तो हमें कंडीशन में चेक करना है कि स्टेबलाइजेशन डिवाइसेस प्रॉपरली सही है कि नहीं, एलिवेट करना है। अगर ट्रैक्शन पेशेंट को लगा है तो उसको देखना है कि सिक्योर करना है, ठीक है, ट्रैक्शन को, कि उसमें ज़्यादा वेट ना हो और फ्रीली हैंग ना कर रहा हो, ठीक है। फ्रीली हैंग करेगा तो क्या हुआ, वो किसी इसको करेक्ट करने के बजाय वो और कंप्रेस करेगा। वेट्स को चेक करना है कि जो ट्रैक्शन पेशेंट को लगा, ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, ट्रैक्शन एक डिवाइस होती है जिससे कि एक तरीके से जिसके बोन को क्या इमोबलाइज कर देते हैं हम, ठीक है, कि फर्दर इंजरी ना हो। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसमें ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होती हैं, सेम वही है। तो पेशेंट को जब भी आप वो कर रहे हो कि जैसे टर्निंग करना है तो ऐसे कर, या फिर पेशेंट को
मूवमेंट करने में एटलीस्ट 3 स्टाफ मेंबर्स का होना ज़रूरी है। जब भी टर्न कर रहे हैं तो लॉक रोलिंग करना है पेशेंट को, ठीक है। आपने उस एकदम से पेशेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, कि जब भी बेड से अप या डाउन करना है तो ट्रैक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करना है, या फिर हेल्प जो ब्रेसेस होती हैं, ट्रैक्शन ब्रेसेस होती हैं, उसको वेयर करना है। इससे क्या होगा कि जो स्पाइनल कॉलम होती है उसका अलाइनमेंट सही रह जाता है, ठीक है, और फर्दर ट्रॉमा नहीं होगी। नेक्स्ट मेडिसिन डायग्नोसिस है पेन रिलेटेड टू इरिटेटेड नर्व रूट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो पेन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो नर्व रूट्स होती हैं वो कंप्रेस हो गई हैं डिस्क की वजह से, वर्टिब्रा की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मेजर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे पेशेंट्स को। तो पेन से रिलेटेड मेजर्स आपको पता ही है। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा यहाँ पे ये है कि वो जो स्पाइनल कॉलम है उसको हमने पहले क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। पेन किलर्स यहाँ पे दे सकते हैं हम, और बेड रेस्ट के लिए पेशेंट को हमने यहाँ पे एडवाइस करते हैं, ठीक है। और जब भी मोबिलाइजेशन आप पेशेंट का कर रहे हो मोबिलाइजेशन, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो जो इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस हैं उसको वियर करें, ठीक है। अगर जैसे सर्वाइकल कॉलर उसको एडवाइस किया हो सकता है डॉक्टर ने, या फिर ब्रेसेस होती हैं, या फिर एब्डोमेन जो बेल्ट होती है वो यूज़ करनी है। तो दो डायग्नोसिस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ जिसमें आपको इसका मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, क्योंकि इससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सब मेन जो पेशेंट को की जो फंक्शनिंग में अफेक्ट होता है वो मोटर और सेंसरी फंक्शनिंग में होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये होता है कि वो मोटर और सेंसरी नर्व्स को कैरी करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप दे सकते हो। सेकेंड है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। फिज़िकल मोबिलिटी मीन्स पेशेंट को अगर इंजरी है तो उसको मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वर्किंग में, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या केयर कर सकते हो, ये जो आपको इसका केयर प्लान करना है। थैंक यू।